नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि किसी का भी घर का स्यापा हो, बाहर का प्रॉब्लम हो, मोहल्ले की लड़ाई हो, कंट्रीज के अंदर 1400 सालों की लड़ाई हो, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। मतलब कि मैं एक आदमी हूँ जो पूरे दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, ग्रह क्लेश को भी सॉल्व कर सकता हूँ। अब ये सारे के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर श्री राम। ये वो हैं जिन्होंने अभी अभी एक बुक भी लॉन्च करी है और हमारे जयशंकर जी ने भी इसको ट्वीट किया है, इस बुक को। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। इनकी बुक के ऊपर बात करेंगे एंड में। बहुत ही बेहतरीन बुक है एंड ही हैज शेयर्ड द बुक विद मी ऑल्सो। अब आते हैं पहले सबसे पहले दलाई लामा का नाम सुना था। अब ये लाई लामा कहाँ से आ गया जो ट्विटर के ऊपर रोज झूठ पे झूठ बोलता रहता है। बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। मैं वैसे डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोलता हूँ, डोनट ट्रंप बोलता हूँ, क्योंकि डोनट में जैसे एक बीच में होल होता है वैसे ही लगता है कि इसके भी दिमाग में कोई होल है। कहाँ से कहाँ चले जाएगा कुछ पता नहीं लगता। अब तो इसने बोल दिया ओपनली कि झूठ बोलने के लिए मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे नोबल काम तो मैं ही कर रहा हूँ। श्री राम जी, जय सिया राम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। नमस्ते नमस्ते। भैया आपका तो नाम ही राम है तो जय सिया राम तो बोलना बनता है। सर, डोनाल्ड ट्रंप और उनके झूठ कैसे देखते हैं आप, एंड क्या दुनिया अब झूठ के बेसिस पे चलेगी आगे? देखिए, अभी व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी से एक बड़ा दिलचस्प बयान आया है। वो कहते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो पर्पसफुल स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी पर अपनी विदेश नीति चलाते हैं। यानी कि जानबूझकर वो विदेश नीति में अनिश्चितता पैदा करते हैं, जिससे कि अमेरिकी जो राष्ट्रीय हित है उनका बढ़ावा होता है और जिससे कि विश्व की सारी समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है। ये उनका दावा है। तो क्योंकि काफ़ी आलोचना हुई है कि सवेरे वो मान लीजिए किसी भी विषय पर या किसी भी देश पर एक रुख अपनाते, फिर शाम को कुछ और, कभी सख्ती, कभी नरमी, कभी बहुत ही गहरे संबंध बन रहे हैं, कभी कहते हैं ये बहुत ही नालायक और इनके साथ मेरा उठना बैठना टोटली बंद कर दूंगा। तो ये जो है कह रहे हैं कि जानबूझकर, और इस पर एक थ्योरी भी है, मैडमैन थ्योरी। पहले भी डैनियल ड्रेजनर एक अमेरिकी प्रोफेसर, उन्होंने लिखा है इस पर कि ट्रंप हमेशा जो सौदेबाजी करते हैं उसमें दूसरी तरफ को अपना, वो कहते हैं कि सारे पत्ते सामने मेज़ पर नहीं रखने हैं। और जबकि दूसरा दूसरा जो समकक्ष है वो समझे कि चलो भाई कम से कम ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया और अब अच्छी तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं रिश्ते, तब जाकर एकदम से वो खींच लेते हैं वापस हाथ दोस्ती का और फिर कहते हैं कि आपने बहुत गलत किया और ये मुझे नामंजूर है। तो इससे इज देयर मेथड इन द मैडनेस, ये सवाल पूछा जाता है कई बार ट्रंप के बारे में। और कईयों का मानना है कि इनकंसिस्टेंसी, यानी कि वो निरंतर अपने जो पोजीशन है वो बदलते रहते हैं, वो ही इनकंसिस्टेंसी ही उनकी कंसिस्टेंसी है। यानी कि कोई ऐसी कोई बहुत ही दूरगामी सोच या बहुत ही फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी और ग्रैंड स्ट्रैटेजी वो सब नहीं होता उनका। ज़्यादातर वो ट्रांजैक्शनल हैं, सौदेबाजी में विश्वास रखते हैं और उन्हें लगता है कि थोड़ा बहुत मैं अपने जो पार्टनर हो या प्रतिद्वंदी हो जो भी हो, उनको थोड़ा अनिश्चित रखूं और फिर उनसे से अधिक अमेरिका के लिए लाभ प्राप्त करूं। तो ये अपने आप में एक अजूबा है। आज तक ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति देखा नहीं है हमने, लेकिन ट्रंप ही हैं और इलेक्शन 2 बार उन्होंने जीता है। लोगों ने उन पर विश्वास जताया तो झेलना पड़ेगा। बिल्कुल झेलना पड़ेगा। सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि ठीक है, आपने बोल दिया कि ऐसा प्रेसिडेंट हमने पहली बार देखा है अमेरिका में। वैसे तो मैं बोलूँगा पूरे दुनिया में पहली बार देखा है, जो सुबह कुछ और बोलता है शाम को कुछ और बोलता है। भाई राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ दिया है सारी चीज़ों में, लेकिन जैसे उसने बोल दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पीस उसने करवाई, उसके बाद इसराइल और ईरान के बीच में भी पीस उसने कराई, बल्कि हर जगह पे अब तो बोलना शुरू कर दिया कि 6 जगह दुनिया में ऐसी हैं जहां पर पीस प्रोसेस उन्होंने करवाया है, तो 6 नोबेल प्राइज मिलने चाहिए। क्या अब नोबेल प्राइज झूठ बोलने का भी मिलता है? देखिए, महत्वाकांक्षी हैं बहुत और अहंकारी भी हैं। ट्रंप, आप उनकी जो चरित्र आप उनका देखें तो हमेशा ही किंग साइज ईगो उनका, हमेशा अपने आप को एक बहुत ही फ्लैम्बॉयंट तरीके से पेश करते हैं कि जिन
जितने भी उनके जो राजनीतिक जो उनके जो विपक्ष में हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी या अपनी पार्टी के अंदर, अमेरिका के अंदर, उन सबको कहते हैं कि इन सब के मुकाबले मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, ज़्यादा तेज़ हूँ और उन सब के मुकाबले मैं सबसे देखिए प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर। तो ये जो अहंकार है वो बोलता है कई बार, और कई विदेशी इनके जो समकक्ष हैं वो समझ भी गए हैं कि अहंकारी हैं, लेकिन अमेरिका बड़ा देश है, बड़ी शक्ति है और उसको रिझाने की भी आवश्यकता है, इसलिए कई लोग दे पैंडर टू हिज ईगो। तो कई ऐसे देश भी हैं जो कहते हैं कि अच्छा भाई नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट पाकिस्तान ने नॉमिनेट कर दिया। देखिए पाकिस्तान समझ गया था कि अहंकारी राष्ट्रपति को कैसे खुश किया जाए। तो उन्हें लगता है कि वो इतिहास को दोबारा रच रहे हैं। ट्रंप को लगता है आज तक जो इतिहास चलता आ रहा है उसके विपरीत मैं कुछ ऐसा करूँ जो कि मतलब मेरे जाने के बाद और सदियों या शताब्दियों तक लोग याद रखें। तो इस प्रकार की जो उनकी जो सोच है उसको कई देश समझने लगे हैं। पिछली बार भी जब वो प्रेसिडेंट 2017 से 2020 श्रोताओं को याद होगा वो सऊदी अरब गए और सऊदी अरब ने इस प्रकार रेड कारपेट और मतलब बहुत धूमधाम से उनको उनकी रिसेप्शन की, मेज़बानी की। वो इतने खुश हो गए कि वो बहुत जल्द सऊदी अरब की हर बात मानने लगे और फिर उन्होंने कतर, जो कि सऊदी अरब का एक प्रतिद्वंद्वी है गल्फ खाड़ी के क्षेत्र में, कतर के खिलाफ प्रतिबंध और अंकुश लगाने का जो सऊदी अरेबिया का प्लान था उसके समर्थन में आ गए। इस बार देखिए जो नेटो समिट हुआ अभी हाल ही में, उसमें भी जो नेदरलैंड्स में, तो नेदरलैंड्स की जो सरकार है उन्होंने ऐसी मतलब वो आतिथ्य दिखाया उन्हें, मतलब एक बहुत ही बड़े रॉयल पैलेस जो कहते हैं उसमें उनका सत्कार किया, भोज करवाया और ट्रंप इतने खुश हो गए कि और हालांकि कुछ पॉलिसी मैटर्स पे भी यूरोपीय देशों ने कुछ रियायतें दी अमेरिका को डिफेंस स्पेंडिंग वगैरह पे। तो सब मिलाकर ट्रंप जब खुश होते हैं, अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये भाप दिया था पिछली बार, नमस्ते इंडिया, आपको याद होगा, नमस्ते ट्रंप और केमचो इंडिया, ये सब इस तरह के बड़े बड़े भव्य समारोह और सभागार भी आयोजित किए गए ताकि ट्रंप का जो अहंकार है उसको खुश किया जाए। तो वो एक तरह से सिंपलिस्टिक भी है, क्योंकि जैसे आपने कहा 6 युद्धों को उन्होंने रोक डाला, वो सबसे पहले तो तथ्यगत रूप पर वो गलत दावा है। और रूस यूक्रेन, मान लीजिए उन्होंने कहा कि 24 घंटों में मैं रोक दूंगा, मैं सत्ता संभालते ही रोक दूंगा। अब देखिए कई 7-6 महीने हो गए हैं, अभी तक रुका नहीं है और अब वो कह रहे हैं कि पुतिन की गलती है और मैं समझ नहीं पाता हूँ पहले। तो एक तरह से वो एडजस्ट करते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें ये लगता है कि एक रुवांडा और कॉन्गो जो देश हैं अफ्रीका में, इनके बीच की लड़ाई है, अभी अमेरिका ने मध्यस्थक की है। देखना पड़ेगा कि क्या ये युद्ध वाकई रोकता है। रूस यूक्रेन तो नहीं रोक पाए। भारत पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, इसमें भी अब भारत ने खारिज किया है जितने ज़्यादा ट्रंप के दावे थे कि मैंने व्यापार और ये सब कहकर इन दोनों को बुझा दिया। ये जो लड़ते हुए बच्चे थे, मैं बड़ा हूँ। अभी यूरोपियंस ने एक बड़ा शब्द यूज़ किया, डैडी, कि जब डैडी बोलते हैं तब सब लोग सुनते हैं घर में। तो इस प्रकार का नेटो के संगठनों का बोला, लेकिन एक तरह से वो श्रेय देने के लिए ट्रंप शायद खुश भी होते हैं इस तरह के लफ्ज़ों से। मुझे लगता है कि सारे जितने अनरूली चिल्ड्रन हैं दुनिया में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, मैं बिग डैडी हूँ, मैं आके इन्हें सावधान करूँगा, इन्हें समझा बुझाऊँगा और मैं इनके ऊपर बैठकर इन दोनों के बीच में सहमति और शांति कायम करूँगा। तो ये मेरे ख्याल से मंशा है इनकी। वाकई अगर आप ज़मीनी तौर पर अगर फैक्ट्स को देखें, तथ्यों को देखें, तो उतनी कामयाबी तो हुई नहीं होती। ईरान इसराइल के बीच ज़रूर इसराइल के साथ उनकी काफ़ी गहरी मित्रता है, इसमें लीवरेज है अमेरिका, इसलिए इसराइल को वो समझा बुझा कर उन्होंने रोक तो लिया है। तो मैं तो कहूँगा कि इट्स हाफ एम्प्टी या हाफ फुल। आप देखिए ट्रंप को हाफ फुल लग रहा होगा कि मैंने जो वादे किए वो पूरा कर रहा हूँ, लेकिन अगर दूर से देखें तो आधा खाली भी है और ग्लास और उतने भी कामयाब नहीं है। सब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कामयाब नहीं है, लेकिन मुझे अब एक चीज़ आप बताइए, ये सवाल बहुत लोगों का है, मेरा खुद का भी है, आई वांट टू पुट इट अक्रॉस यू। आपको नहीं लगता कि जैसे बाइडन था, वी न्यू दैट ही वाज करप्ट, उसका अपना बेटा यूक्रेन में भी सैलरी लेता रहा, चाइनीज से सैलरी लेता रहा, जबकि बाप उसका पहले वाइस प्रेसिडेंट था, उसके बाद प्रेसिडेंट बन गया, एंड ही वाज वेरी करप्ट गाय।
लेकिन हिडन था। ट्रंप तो ऐसे हैं जो सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। और पहले उन्होंने बोला था कि कतर एक ऐसा टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाला कंट्री है, इन्हें सैंक्शन करना चाहिए। कतर ने एक $400 मिलियन का प्लेन दे दिया, तो अब उनके गुण गा रहे हैं। चाहे पाकिस्तान के लिए बोला था कि कैंपेन से पहले कि पाकिस्तान ने 20 साल हमें बेवकूफ़ बनाया वॉर ऑन टेरर के नाम पर, और हम इनके ऊपर सैंक्शन करने वाले हैं, वो सारे पैसे हम रिकवर करेंगे। पाकिस्तान ने नोबेल प्राइज़ के लिए इनको कमिट कर दिया, तो क्रिप्टो का एक्सचेंज बना दिया वहाँ पर जाकर। सर, इतना करप्शन ओपनली कि अब रिश्वत ले रहे हैं और ऊपर से पाकिस्तान जैसी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, देखिए ट्रंप तो, आपने बाइडेन का ज़िक्र किया, बाइडेन तो जीवन भर राजनीति में रहे हैं, क्योंकि ट्रंप तो आप जानते हैं दशकों तक कारोबार करते हैं, वो व्यापारी हैं और व्यापारी नीयत के हैं। तो कई जगहों पे उनकी जो कंपनी है, ट्रंप कंपनीज, रियल एस्टेट को कई चीज़ें करते हैं, उनकी काफ़ी बड़ा बिजनेस फैला हुआ है दुनिया भर में। कई जगहों पे वो बिना पूछे ही उनके कंपनी को फ़ायदा मिला है जब भी वो सरकार में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मांग रहे हैं कि अच्छा भाई ये अगर आप हमें कोई सहूलियत, हमारी कंपनी को सहूलियत दे दो, तो हम अमेरिका के का जो नीति है आपके देश की तरफ, वो सकारात्मक हो जाएगा। ऐसा अमेरिका से वो एक्सप्लिसिटली मांगते भी नहीं हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि ये व्यापारी हैं, और व्यापारी होने के नाते वो समझते हैं कि सिर्फ अमेरिकी वर्कर्स और अमेरिकी जो कंपनियां हैं इन जनरल, उसकी बात नहीं हो रही, ट्रंप की अपनी कंपनियों की भी बात हो रही, उनके स्टॉक प्राइसेस, उनका जो ट्रूथ सोशल मीडिया अकाउंट है, इतनी रियल एस्टेट बिजनेसेस है, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन, उनके बच्चे चलाते हैं अभी भी, ट्रंप जूनियर वगैरह, तो उन सबको फ़ायदे तो मिल रहे हैं। निस्संदेह उनका जो स्टॉक प्राइस है, उनका जो नेट वर्थ है, वो बढ़ता गया है जब भी वो सरकार में रहे हैं। तो आप कहें कि वेल्थ एंड पावर का नेक्सस होता है, और अमेरिका में जो कैपिटलिस्ट, जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है पूरी, तो उसमें ये हमेशा रहा है। लेकिन ट्रंप के मामले में ज़्यादा ही खुल कर आए, तो वो खुद ही व्यापारी हैं, और इसका पूरा फ़ायदा उनकी कंपनी को मिल रहा है। आप देखें अगले अभी 3.5 साल इनके बचे हैं दूसरे टर्म में, आखिर तक मान लीजिए 2029 तक देखिए ट्रंप के कंपनियों की नेटवर्थ और वैल्यू कहाँ तक पहुँच सकती है। तो आप उसे भ्रष्टाचार कह सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे शायद कोई सिद्ध नहीं कर सकता है। लेकिन ये साँठ-गाँठ रहती है हमेशा वेल्थ एंड पावर की, और उसका पूरा फ़ायदा ट्रंप और उनके जो खानदान है, वो उठा रहा है। सर, एक चीज़ और बताइए कि जो ट्रंप है, व्हेन ही केम इनटू पावर ही सेड कि मैं बिल्कुल जो डीप स्टेट है इसकी मैं रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा। आपको लगता है कि डीप स्टेट की हड्डी ये तोड़ रहे हैं, या उसके साथ मिलकर ही सारा काम किया जा रहा है, जो कि क्योंकि बाकी सारी पॉलिसीज जो अब तक बनाई हैं, वो सारी जो इन्होंने कैंपेनिंग में बोला था उससे उल्टा काम किया है। इन्होंने बोला था मैं युद्ध में एंटर नहीं करूंगा, जो युद्ध चल रहे हैं उनको बंद कराऊंगा, लेकिन इनके आने के बाद सारे युद्ध और इंटेंसिफाई हो गए हैं, नए युद्ध शुरू भी हो गए हैं। अभी तो ये फ्रंट है, इसके 2-3 और फ्रंट ट्रंप ने शुरू कर दिए। यू फील समवेयर ही इज वर्किंग अलोंग विद डीप स्टेट और अगेंस्ट दैट? देखिए इनकी जो पॉपुलिस्ट, जो लोक लोभावनवाद जो कहते हैं, पॉपुलिज्म, राइट विंग पॉपुलिज्म, जो ट्रंप का जो बेस, उसमें उन्होंने ये संदर्भ छेड़ा था कि एक स्टेट है अमेरिका में जो कि अनिर्वाचित हैं और गैर संवैधानिक हैं, लेकिन सारी नीतियों पर और सारी जो रिसोर्सेस हैं उन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। और उनका वादा था चुनाव में, पहले 2016 में भी वही बोला था, 2030 में जब वो हारे थे तभी, और पुनः जब जीते 2024 में, सभी बार हर बारी वो उनका यही नारा रहा है कि डीप स्टेट को तोड़ेंगे, और डीप स्टेट मतलब ब्यूरोक्रेसी और जो लिबरल्स जो हम कहते हैं, उदारवादी जो शक्तियाँ हैं, उन सबको पूरा खात्मा करेंगे, ये उनका वादा रहा है। तो कुछ हद तक इन्होंने गुलाम नबी को लाया, और उन्होंने काफ़ी एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाएंगे, जिससे कि काफ़ी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके पर काटे जाएंगे, और सेविंग्स भी बढ़ेंगी सरकार की, खामखा जो खर्चा होता है उसको कम किया जाएगा वगैरह वगैरह। तो कुछ हद तक इन मामलों पर उन्होंने अमल तो किया है। लेकिन जैसे आपने कहा, डीप स्टेट में मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स भी होता है, जो डिफेंस कंपनियाँ होती हैं, जो बम बनाते हैं, जो हथियार बनाते हैं, जो फाइटर जेट्स बनाते हैं, जो अमेरिका की जो डिफेंस पूरी जो पूरा जो तब ये जो सिस्टम है, वो उस पर वो भी डीप स्टेट का हिस्सा हमेशा रहा है। प्रेसिडेंट आइजनहावर ने 1960 के दशक में डीप स्टेट के बारे में पहली बार जिक्र किया था,
ये एक दिन हमारे लोकतंत्र को अंदर से दीमक की तरह खा ना जाए। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि ट्रंप सरकार में आ चुके हैं, सत्ता में वापस आ चुके हैं, और जब उन्हें बताया जा रहा है कि अच्छा भाई लॉकहीड मार्टिन ड्रोन्स बनाता है और नॉर्थरोप ग्रमन बम बनाता है और अ, बोइंग फाइटर जेट्स बनाता है और उन सब का फ़ायदा है कि हम इस्तेमाल करें इन हथियारों का, दूसरों को बेचें भी। तो वो इससे भी प्रभावित होते हैं कि वैसे तो डीप स्टेट है, लेकिन दूसरी तरफ इससे हमारी कंपनियों के जो अम, लाभ में बहुत कुछ जाता है कि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएँ, निर्यात। तो इस संदर्भ में आपने कहा जैसे ईरान पे इन्होंने बम लगाए, इसराइल को भी बहुत सारे हथियार, नए हथियार बेचे हैं। अम, रूस और यूक्रेन युद्ध में शुरुआत में तो वो यूक्रेन पे नाराज़ लग रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें ये आभास हुआ कि यूक्रेन को हथियार बेचने में भी अमेरिका का की जो कंपनियाँ हैं, उनका फ़ायदा है। और अब वो देखिए काया पलट करके कह रहे हैं कि यूक्रेन तो सीधा-साधा है और वो शांति चाह रहा है, लेकिन अब सिर्फ रूस जो है वो शांति के विरुद्ध खड़ा है। क्योंकि रूस को तो ये लोग बेचेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रतिबंध हैं। रूस को सीधा अमेरिका हथियार नहीं बेचेगा, लेकिन यूक्रेन तो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीदे। तो हथियारों की बिक्री, ये जो पूरा खेल है, इसमें डीप स्टेट का हाथ है और इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रम्प अब उस खेमे के अंदर आ चुके हैं। अब जो सत्ता, तो इलेक्शन तो साफ है कि जब आप चुनाव अभियान में हैं, तब आप एक प्रकार की रेटोरिक यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में आ जाते हैं, आपको लगता है कि इन कंपनियों का साथ ही मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि इससे उनको स्वयं को भी फ़ायदा है और अमेरिकी जो ट्रेड डेफिसिट है, वो कम होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स चाहते हैं ट्रम्प। तो अभी जितने जो व्यापार युद्ध जिन्होंने छेड़ा हुआ दुनिया भर में, भारत के साथ भी, हर देश के साथ, चीन के साथ, सब यूरोपियंस के साथ, कनाडा, मेक्सिको, सबके साथ जो लड़ रहे हैं, उसमें भी उनका एक मकसद ये है कि निर्यात को बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट्स को जितनी ज़्यादा अमेरिकन एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा मिले। तो इस हिसाब से देखा जाए तो डीप स्टेट को एक तरह से उन्होंने कोऑप्ट भी कर लिया है, या आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को डीप स्टेट ने कोऑप्ट कर लिया है कुछ हद तक। लेकिन कुछ मामलों में अभी वो एक इकोनॉमिक नेशनलिस्ट हैं और वो अपनी ही कंपनियों को वापस दुनिया भर से जो आउटसोर्सिंग है, वो बंद करके वापस अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी वापस लाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तो एक तरह से वो अंतर्विरोध है, कॉन्ट्रडिक्शन बहुत है। एक तरह से लगता है कि वो डीप स्टेट ने इन्हें अपना लिया है और गोद में डाल लिया अपना, लेकिन दूसरी तरफ लगता है कि अभी भी ट्रंप की कुछ जो नीतियाँ हैं, वो इन कंपनियाँ और ये जो ब्यूरोक्रेसी और ये जो सिविल सर्विस और नौकरशाही हैं, उसके विरुद्ध है। तो आप देख लीजिए कि कोई जैसे ट्रंप है, उसी तरह मैं भी उत्तर दे रहा हूँ कि कोई साफ चित्र नज़र नहीं आ रहा है। एक तरफ से लग रहा है कि वो निकल चुके हैं हाथ से डीप स्टेट के, लेकिन दूसरी ओर लगता है कि डीप स्टेट ही राज कर रहा है। सर मुझे लगता है कि जैसे वो अनप्रडिक्टेबल हैं। पहले 90 दिन जो उन्होंने बोला था कि मैं डीप स्टेट को ही सफाई कर दूंगा, 90 दिन के बाद उनको पता लग गया कि डीप स्टेट को तोड़ना आसान नहीं है। अब इनके साथ हाथ मिला के ही काम करना पड़ेगा। अमेरिका को ग्रेट भी बनाना है और उधर डीप स्टेट को भी ग्रेट रखना है। ये दोनों काम पैरेलली चल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सर आखिर में जाते जाते द वे यू हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ट्रंप, ऐसे लगता है कि आपने ट्रंप के ऊपर भी पीएचडी करी हुई है। बट अभी जो आपकी किताब है, ये बुक आपने निकाली जिसको एंडोर्स भी किया हमारे जयशंकर जी ने, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट एंड इसमें एक मैसेज क्या है सारे सुनने वालों के लिए? जी सुमित जी, ये मेरी छठी किताब है, बल्कि श्रोताओं को जानकारी दूँ कि ट्रंप पर भी मेरी किताब है, चौथी किताब 2019 में आई थी, जब ट्रंप पिछली बार राष्ट्रपति थे। इसका शीर्षक था ट्रंप इमर्जिंग पावर्स इन पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड। तो तब भी मैंने ट्रंप पर पैनी नज़र रखी हुई थी और आज भी हम रखते हैं। ये जो किताब है नई वाली, जिसकी अभी आपने जिक्र की, फ्रेंड्स, ये मित्रता पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कई लोग कहते हैं कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, देयर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। ये कहावत है, लेकिन मैंने ये सिर्फ किया इस पुस्तक के माध्यम से कि कम से कम 7 ऐसे देश हैं जिन्हें मैं मानता हूँ कि हमारे सबसे करीबी मित्र देश हैं। अमेरिका भी उसमें शामिल है। ट्रंप की अनिश्चितता और उलट के बावजूद वो अभी भी हमारा एक मित्र देश है, बहुत ही सामरिक साझेदार है। अनेक और देश हैं, जापान है इसमें, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस हैं, अमीरात हैं, यूएई, इसराइल हैं। तो
इन सब के माध्यम से मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, 7 इसमें चैप्टर हैं एक-एक देश पर, भारत के रिश्तों का एक-एक प्रत्येक देश के ऊपर, द्विपक्षीय। तो इन सभी 7 द्विपक्षीय मित्रताओं के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि भारत की का जो उत्थान हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, कि हम एक राइजिंग पावर है, लेकिन आगे जाकर हम महाशक्ति बन सकते हैं। जैसे आज चीन महाशक्ति है, अमेरिका महाशक्ति है, वैसे कि भारत महाशक्ति बन सकती है और हम उनके बराबर के हो सकते हैं कि। तो इसके लिए इन मित्र देशों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो एक-एक चैप्टर मैंने ये समझा है कि इन मित्रों से हमें क्या मिलता है और हम वापसी में ये क्या देते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत फ़ायदा ले रहा है ना मित्रता से, दूसरे देशों को भी भारत से बहुत उम्मीदें और आवश्यकताएँ होती है जो हम पूर्ति करते हैं उनकी आवश्यकता। तो ये सब मैंने दिखाए आर्थिक तौर पर, सामरिक तौर पर, सैन्य तालमेल के तौर पर इन देशों के साथ हम क्यों इतने करीब हो गए हैं, हम किनके विरुद्ध इनके साथ मिलकर एक गठबंधन बनाकर किनके विरुद्ध प्रतिरोध कर रहे हैं, काउंटर बैलेंस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है और भारत की जो भारत की आर्थिक जो प्रगति है उसका इन देशों के साथ अच्छे संबंधों से क्या ताल्लुक है। तो ये सब मैंने समझा है, लोग पढ़ें और समझें। क्योंकि जयशंकर जी ने जब लॉन्च किया था मेरा ये नवंबर 2024 में दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि सम फ्रेंड्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अदर्स। तो साफ इशारा है कि सभी मित्र ऐसे नहीं है जिन पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। अभी हमने ट्रम्प साहब की बात की और ये कहा कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उनमें बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद ये सभी देश हमारे लिए अहम हैं और इनके साथ इस प्रकार के हमने एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई है। इसका पूरा मैंने इसमें वर्णन किया है, कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ तक आज आए हैं और आगे भविष्य में इन देशों के साथ हम साझा तरीके से क्या कर सकते हैं। तो ये विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जो सामयिक विषय हैं, करंट अफेयर्स, उन पर जो दिलचस्पी रखते हैं वो सभी पढ़ें और इससे लाभ पाएँ। बहुत बढ़िया सर। दिस इज़ अ वेरी डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस। जो लोग जियोपॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं कि दोस्त कौन दुश्मन कौन, यू रियली नीड टू गो एंड अंडरस्टैंड दिस बुक, बिकॉज उसमें आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आने वाली है। श्री राम जी, आई रियली वांट टू थैंक यू। आज मेरा पहला शो है आपके साथ, थोड़ा सा मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है। यू नो दैट चाइना में सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मुझे भी, बट इट वॉज अ वंडरफुल शो विद यू। जिस तरह से आपने समझाया पूरा का पूरा, ऑफ कोर्स अपनी बुक को भी, एंड साथ में ट्रम्प को समझना इतना आसान नहीं है। और जैसे होता है ना डॉन को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, वही हाल ट्रम्प के साथ भी है और ये डॉन की तरह काम करता है। एंड यू हैव रियली डिकोडेड हिम वेरी वेरी नाइसली। सो थैंक यू सो मच एंड होप टू हैव मोर शोज विद यू इन द फ्यूचर ऑल्सो। एंड दोस्तों, तो अगर आप कोई भी क्वेश्चंस श्री राम जी के लिए पूछना चाहते हैं, आप मेरे ईमेल आईडी के ऊपर भेज सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट्स में डाल दीजिए। कमेंट्स वी विल सी एंड वी विल कवर अप दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।